साल 2014 में साउथ में एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का नाम होता है ये बड़ू। दरअसल फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था अल्लू अर्जुन ने, और एक सीन आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इस तरह से अल्लू अर्जुन अपनी हीरोइन के साथ बस के अंदर फंस जाता है और तभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। गुंडों ने न केवल हमला किया बल्कि वो मारते हैं, पीटते हैं और साथ ही बस को आग लगा देते हैं। जितने भी लोग बस के अंदर बैठे हुए थे, बस धू धू कर जलने लगती है और ज्यादातर लोग जल कर मर जाते हैं। अब फिल्म का आधा भाग तो खत्म हो चुका था। फिल्म का जब आधा भाग शुरू होता है तो पता चलता है कि जो हीरो है अल्लू अर्जुन, वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। पहले किरदार अल्लू अर्जुन ने निभाया था और फिल्म के बाद का जो दूसरा किरदार होता है वो किरदार को निभा रहे थे रामचरण। बस चेहरा बदल गया था। एक लड़की इस फिल्म को लगातार देख रही थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार लगातार इस फिल्म को देखा और देखने के बाद अपने प्रेमी को फोन किया। कहा कि मैं फिल्म भेज रही हूँ एक, इसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अब उसके प्रेमी ने इस फिल्म को देखना शुरू किया और देखकर इसी सीन, जो बस वाला सीन होता है, उस पर जाकर रुक जाता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 8 से 10 बार इस फिल्म को लगातार देखता है। कहते हैं कि बहुत सी सारी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनती हैं, जो आसपास के माहौल से तैयार की हुई हैं, कोई घटना होती है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में, इस फिल्म में पूरा का पूरा दृश्य चुराया गया था, पूरा का पूरा दृश्य कॉपी किया गया था। और उन्होंने कोशिश की थी कि एक ऐसा कत्ल करेंगे कि कत्ल कभी खुलेगा नहीं, कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कत्ल या कातिल या फिर कोई भी क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी क्राइम छिपता नहीं है अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो। दरअसल आज की कहानी इसमें कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है, नगर कुर्नल। दरअसल इसी नगर कुर्नल शहर की एक लड़की, एक महिला, और वो महिला एक हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद एक नर्स से कहती है कि मेरा जो बेटा है, वो बेटा मेरा आईसीयू में भर्ती है और मैं उसके लिए मटन सूप बना कर लेकर आई हूँ। जैसे ही वो नर्स ये बात सुनती है, वो खुश हो जाती है, कहती है ठीक है, आप तो नहीं जा सकती, लेकिन आपका बनाया हुआ खाना अंदर जा सकता है। वो नर्स उस मटन सूप को लेकर वहां से अंदर जाती है। आईसीयू में जाने के बाद उस मरीज के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी जो माँ है ना, उन्होंने ये मटन सूप भेजा है, तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है, उसके बाद उसको उल्टी आने लगती है। वो कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे मीट मछली मांस वगैरह ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इन सब से दूर ही रहता हूँ। और जब ये बात वो नर्स सुनती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो उस मटन सूप को लेकर सीधा पहुंच जाती है इस महिला के पास और जाकर कहती है कि आप कह रही हैं कि आपके बेटे को ये मटन सूप दे दिया जाए, लेकिन आपका बेटा तो मटन सूप खाता ही नहीं है और वो कह रहा है कि वो तो वेजिटेरियन है। महिला को यकीन नहीं हुआ। वो महिला सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहती है कि मेरा बेटा ऐसा मना कर ही नहीं सकता, शायद ये किसी दूसरे, किसी गलत व्यक्ति को मेरा हाथ का बनाया हुआ जो मटन सूप है वो देकर आई है। लेकिन जो बीमारी थी, उस बीमारी में ये मटन सूप बहुत अच्छे से काम कर सकता था और डॉक्टर भी ये बात सुनता है तो डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद मैं विजिट करूंगा, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। अब एक काम करना, जब मेरे साथ चलना और जाकर अपने बेटे को खुद अपने हाथ से खिला देना। डॉक्टर की बात सुनकर माँ को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। माँ कहती है कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर वहां जाता है। आईसीयू में जाकर अलग अलग मरीजों से जाकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में कहते हैं कि जाओ अपने बेटे को मटन सूप अपने हाथों से खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही वो महिला अपने बेटे को मटन सूप खिलाने की कोशिश कर रही थी तो उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये मटन सूप नहीं खाना, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, मैंने आज से पहले कभी मीट मछली मांस वगैरह कुछ भी नहीं खाया। माँ ने ये बात सुनी और माँ को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसी बात कर रहा है। तभी माँ ने उस लड़के को देखा जिसने एक बनियान पहना हुआ है, क्योंकि उसका जो चेहरा था, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से तेजाब से बुरी तरह से जल चुके थे। उसकी माँ ने लगभग 6 लाख रुपए पिछले 6 दिनों में उसके इलाज के लिए भी खर्च कर दिए थे। और माँ ने जब ये बात सुनी तो माँ को यकीन नहीं हुआ। यहाँ से सीधा माँ हॉस्पिटल से निकलती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद कहती है कि जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है वो उसका बेटा हो ही नहीं सकता। उसके बेटे का नाम सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी। पुलिस वालों ने बात सुनने के बाद कहा कि तुम परेशान परेशान हो रही हो, वो तुम्हारा ही बेटा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी माँ कहती है कि मेरी बेटी की जो बहू है, एक बार उससे बातचीत करो और बातचीत करने के बाद जब तक तुम बातचीत नहीं करोगे तब तक वो इस थाने से अंदर ही बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। अब पुलिस वालों को लगा कि शायद कुछ ना कुछ मामला गंभीर है, इसीलिए जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है स्वाति रेड्डी,
स्वाति रेड्डी के पास पुलिस जाती है, उससे बातचीत करती है, पूछती है कि आखिरकार क्या मामला है। दरअसल जब ये माँ जाती है, 13 दिसंबर 2017 का वाकया होता है और उसकी पत्नी से जब बातचीत कर रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि अभी 6 दिन पहले की बात है कि उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तेजाब गिर गया था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनका इलाज चल रहा है। उनकी जो माँ है, जो सास है, उसको शायद कोई गलतफ़हमी हुई है। स्वाति जब ये बात कहती है तो पुलिस भी थोड़ा-सा इत्मीनान कर लेती है। फिर माँ को समझाया जाता है, लेकिन माँ का मन नहीं मान रहा था। माँ ने कहा कि मेरे बेटे के सीने पर जो बाल हैं, वो उतने नहीं हैं, जितने उस लड़के के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। पुलिस अभी मामले को गंभीरता से लेने लगी। अब जो उसकी पत्नी होती है स्वाति, उसके पास जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस से सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस का काम करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। उसने अपने अलग तरीके को जब आज़माया, उसके बाद स्वाति ने जो बोलना शुरू किया, वो वाक़ई अपने आप में बहुत भयानक होता है। वो कहती है कि साल 2017 में उसकी सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी से शादी होती है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी और ये महिला एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। एक बेटी पैदा हो जाती है, एक बेटा भी पैदा हो जाता है और साल 2015 की ये बात है। साल 2015 में इस महिला की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। अब दर्द इतना तेज़ हो रहा था जिसकी वजह से ना अपना बच्चों का वो ध्यान रख पाती थी, ना अपने पति का ख्याल रख पा रही थी। और जब वो हॉस्पिटल में पहुँचती थी, तो हॉस्पिटल में भी वो सही से काम नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम छुट्टी ले सकती हो, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल में मत आया करो। लेकिन वो स्वाति कहती है कि मैं क्या करूँ? अब मेरी पीठ में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर दर्द हो रहा है तो मेरी मानो तो मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम राजेश है। वो जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्या होगी इसका समाधान हो जाएगा। साल 2015 का ये वाक़या है। ये डॉक्टर के पास जाती है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है। वहाँ जाने के बाद अपनी समस्या बताती है और जैसे ही समस्या बताती है, वो इसका इलाज शुरू कर देते हैं। उसे लगातार 3-4 दिन तक यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना था, इसके इलाज लेना था और इसी बीच में इलाज करते-करते जब कब न जाने इस महिला को एक बार फिर से प्यार हो जाता है। पहला प्यार उसको सुरेंद्र रेड्डी से हुआ था और दूसरा प्यार इसको हो जाता है बी राजेश, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो अब तक इसकी पीठ में दर्द था, लेकिन पीठ के दर्द के अलावा भी वो कभी-कभार उसके क्लिनिक पर आ जाया करती थी। अब इन दोनों के बीच में न केवल दोस्ती होती है, प्यार होता है, बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं और धीरे-धीरे करके ऐसा वक़्त गुज़र रहा था। जब-जब इस महिला का, यानी कि स्वाति का पति घर पर नहीं होता था, तब-तब वो मौका पाते ही इस अपने फ्रेंड को, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त को बुलाती थी घर पर और दोनों इत्मीनान से रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, अचानक ये इसका जो पति होता है सुधाकर रेड्डी, वो घर आ जाता है और अपनी पत्नी को उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब इसका जो पति होता है सुधाकर रेड्डी, वो अपनी पत्नी स्वाति से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, इसे यहीं खत्म कर दो और ये जो कर रही हो तुम, वो बहुत बुरा है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाता है और उसकी गलती को माफ़ भी कर देता है, लेकिन वो महिला होती है कि उसको मौका चाहिए था कि किस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ रहे, उसके साथ वो बेहतरीन वक़्त बिताए। धीरे-धीरे करके 2 साल गुज़र जाते हैं और 2 साल गुज़रने के बाद अब ये राजेश जो होता है, जो उसका प्रेमी होता है, प्रेमी कहता है कि ठीक है, यहाँ से भाग चलते हैं कहीं दूर, एक अलग ज़िंदगी जिएँगे। तुम अपने बच्चों को छोड़ो, पति के पास ही छोड़ दो, मेरे साथ रहो। अब हम लोग साथ रहेंगे। तभी वो एक दिन जो है बैठे-बैठे एक फ़िल्म उसकी जो केबल टीवी पर आ रही थी और उस फ़िल्म को देखते-देखते उसने एक बार नहीं, लगभग 7-8 बार उस फ़िल्म को देखा और 7-8 बार फ़िल्म देखने के बाद कहा अपने प्रेमी से कि तुम्हें यही फ़िल्म देखनी चाहिए। किस तरह से एक हीरो जो एक पिक्चर में, आधे पिक्चर में कुछ और चेहरा दिखाया जाता है, बाकी आधे में कुछ और चेहरा दिखाया जाता है। तब ये प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अपने पति, यानी कि इस सुधाकर रेड्डी को मार दिया जाए और मारने के बाद इसका चेहरा तुम्हें दे दिया जाए। अब इसकी प्लानिंग कर रही थी, उन्होंने प्लानिंग ठीक बिल्कुल जैसे चाह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। 27 नवंबर 2017 का ये वाक़या है, जब सुबह के 7 बज रहे थे, क्योंकि उसका पति हमेशा देर से सोकर उठता था और जैसे ही उसका पति देर से सो के उठा, तो उसको एक ऐसा नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिसको नशे का इंजेक्शन लेते ही उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और तभी मौका पाते ही उसके सर पर एक भारी वस्तु मार दी जाती है और भारी वस्तु मारने के बाद उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। इसकी लाश को ये कब्जे में लेते हैं लगभग अपने शहर से, यानी कि नगर कुर्नल से यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ जाते हैं और ये प्रेमी-प्रेमिका मिलकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, अभी तक किसी को पता नहीं चला। अब सुधाकर रेड्डी तो हमेशा-हमेशा के लिए मर जाता है, खत्म हो जाता है।
लेकिन अब पहचान देनी थी इस प्रेमी को, इसको जो है बनाना था सुधाकर रेड्डी, और इसके लिए बकायदा उसके चेहरे पर जगह-जगह पेट्रोल उसका एक प्रेशर के साथ डाला जा रहा था और उसके चेहरे पर आग लगाई जा रही थी। कभी चेहरे पर तो कभी गाल पर, कभी सीने पर, अलग-अलग जगह से वो जो पूरी तरह से जल जाता है। कि एक डॉक्टर से जाकर बातचीत करते हैं कि अगर किसी का चेहरा जल जाए तो उसका चेहरा कैसे ठीक होगा। ये हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, आपको प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाएगी और प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि जो प्रेमी है, अब उसे पति का रूप दिया जाना था। अब उसका हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है और घर वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरह से वो जल चुके हैं। और जैसे ही अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वो मटन सूप को पीने से साफ-साफ इनकार कर देता है। और माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ के हाथ का बनाया हुआ मटन सूप उसका बेटा बड़े चाव से पीता था, बड़े चाव से खाता था। ये आखिरकार मना कैसे कर सकता है? माँ को यहीं से शक होता है। पुलिस मामले की जाँच करती है और जाँच करने के बाद इन दोनों को, प्रेमी और प्रेमिका को, दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दी जाती है। जब जेल भेजा जा रहा था तब दोनों एक दूसरे के अब तक तो पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यानी कि प्रेमी कहता है कि मैं तो इस महिला को लेकर यहाँ से भागना चाहता था, दूर रहना चाहता था, एक नई जिंदगी जो है देना चाहता था। लेकिन इसी ने कहा कि मेरे पति को मार कर तुम इसका चेहरा ले लेना, और चेहरा लेने के बाद फिर एक नई जिंदगी हम जिएंगे, दोनों बच्चों के साथ रहेंगे। जो बेटा है और बेटी है उनको शायद उस लड़के के परिवार वालों ने, यानी कि सुधाकर रेड्डी के परिवार वालों ने लेने से इनकार कर दिया था। इसीलिए उस महिला का जो पिता होता है लिंगा रेड्डी, उस लिंगा रेड्डी ने उन दोनों बच्चों को, बेटा बेटी को, अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। कहता है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बिना शायद अच्छे से पल नहीं सकता, क्योंकि वो उनके अच्छे से खातिर जो है कर ही नहीं सकता कोई, वो अच्छे से उन्हें एक जिंदगी दे ही नहीं सकता। अब दोनों बच्चों की जिंदगी भी ऐसे ही है, लेकिन जो उसका प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दोनों सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। जो उसका महिला का, यानी कि स्वाति का पति होता है सुधाकर रेड्डी, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उन्होंने प्लानिंग तो बहुत ही शानदार की थी। शायद ये मटन सूप अगर वहाँ हॉस्पिटल में ना पहुँचा होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता, क्योंकि दोनों के जो चेहरे थे वो लगभग काफ़ी हद तक मिलते-जुलते थे। दोनों की जो कद-काठी हाइट थी वो भी काफ़ी मिलती-जुलती थी। दोनों एक जैसे दिखने में लगते थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और इस घटना में भी ऐसा ही होता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक फ़िल्म का दृश्य देखने के बाद उन्होंने किस तरह से कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद।